हम अपने चैप्टर को आगे की ओर बढ़ाते हैं और स्टार्ट करेंगे आज मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी। एक समाजवादी समाज का निर्माण किस प्रकार से हो उसकी बात करें। ड्यूरिंग द सिविल वार द बोल्शेविक kept industries and banks nationalized. They permitted peasants to cultivate the land that had been socialized. Bolshevik used confiscated land to demonstrate what collective work could be. जैसे जो सिविल वार जो शुरू हुआ था, जो हमने बात की थी अभी पिछली बार, जो युद्ध की बात करते हैं, तो इस समय क्या हुआ, जो बोल्शेविक लोगों ने क्या किया, उद्योगों को और बैंकों को क्या कर दिया गया था, नेशनलाइज कर दिया था। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। जो ज़मीन थी उसको क्या है, किसानों को सौंप दिया गया था। और हमने बात की थी कि उसको क्या समाजीकरण बोल सकते हैं, उसको कर दिया गया था। और दूसरी तरफ क्या है कि भाई जो खेत थे मुख्य तौर पर, जिनको क्या बोल्शेविक ने अपने कब्जे में लिया था, और वहाँ पर कलेक्टिव एग्रीकल्चर के लिए क्या इसको प्रेरित किया था। कलेक्टिव एग्रीकल्चर वहाँ पर करना शुरू कर दिया था। इस कलेक्टिव एग्रीकल्चर क्या थी, इसके बारे में हम अपने अगला जो है ये इसका अगला पॉइंट होगा तो वहाँ पर बात करेंगे इसके बारे में। A process of centralized planning was introduced. Officials assessed how the economy could work and set target for the 5-year period. On the basis they made the 5-year plans, the government fixed all prices to promote industrial growth. During the first two plans, centralized planning led to the economic growth, industrial production increased, and new factory cities came into the being. उसके बाद क्या हुआ, देखो जो है शासन को क्या किया गया और केंद्रीकृत करने के प्रयास किया कि थोड़ा सा और इसको क्या केंद्रीकृत करिए, मतलब क्या केंद्रीकृत किया जाए। उसके बाद उसने क्या किया कि भी वहाँ पर जो अफसर थे तो वो इस बात का जो सोचने लगे कि भी किस प्रकार से हम अर्थव्यवस्था को क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। इसी बेस के ऊपर जो 5-ईयर प्लान जो बनाए गए थे, इसमें हम सभी जानते हैं, हमने भी काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं जो रसिया से प्रेरित होकर क्या ये 5-ईयर प्लान्स हमने वहाँ से अडोप्ट किए हैं। तो ये 5-ईयर प्लान वहाँ पर बनाए गए थे इसी आधार पर। और जो पहले 2 प्लान रहे हैं, इसमें सबसे पहले क्या इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात की थी। लगभग जो पहली 2 परियोजनाएं थी तो उसमें केवल और केवल औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए गए थे। इसके बाद जो है जो प्लानिंग थी उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ की ओर लेके चली गई, और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो एकदम से क्या है इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिला भी। However, rapid construction led to the poor working conditions in the city of Magnitogorsk. The construction of the steel plant was achieved in 3 years. Workers lived hard lives, and the result was 550 stoppage of the worker in the first year alone. In the living quarters in the winter time at 40 degrees below, people had to climb down from the 4th floor and dash across the street in order to go to the toilet. तो ये मैं आपको शुरुआत से बता रहा था कि जो ओवरऑल कंडीशंस थी जो वर्कर्स की बहुत दयनीय होती थी। अब देखो जैसे निर्माण कार्य था उन्होंने क्या उसको तेज़ी दी। अब तेज़ी दी तो इसका मतलब है वर्कर की कंडीशंस के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ा होगा, लोगों से काम जो ज़्यादा लिया होगा तो उनकी स्थिति के ऊपर सीधा सा प्रभाव पड़ना था। उसके बाद जो शहर है मैग्निटोगोर्स्क, इसमें जो एक स्टील संयंत्र का निर्माण किया गया था, और इसमें क्या 3 साल के अंदर ही इसको पूरा कर लिया गया। तो यहाँ पर लगातार उनसे काम करवाया गया था। वर्कर जो थे वो काफ़ी दयनीय स्थिति में रहते थे, जो ज़िंदगी थी उनकी काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं काफ़ी बुरे हालात थे, हम ये कह सकते हैं। अब जैसे कि भी हमने बात की कि भी जिस प्रकार से कि 550 बार स्टॉपेज वर्क इन फर्स्ट ईयर और इनके जब पहली बार जो काम किया गया था तो एक ही साल के अंदर क्या किया ये, हाँ 1 साल के अंदर ये बताया गया कि भी कंडीशन इतनी बुरी थी कि भी 550 बार तो काम को रोकना पड़ा था उन्होंने। अब जैसे जहाँ पर उनको रखा जाता था तो वहाँ पर क्या भी टेम्परेचर क्या होता था, वो 40 डिग्री से भी क्या नीचे होता था, इनके माइनस में होता था। और उसके बाद क्या था कि भी जो 4th फ्लोर से उनको आना पड़ता था, और टॉयलेट के लिए क्या सड़क पर जाकर उनको दूसरी सड़क क्रॉस करके उसके बाद टॉयलेट हुआ करते थे। और जो वर्कर्स होते थे उनको एकदम से इकट्ठा एक साइड में डाला जाता तो, और वहीं पर उनको रहने के लिए जगह दी जाती थी। तो काफ़ी बुरे हालात थे जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताई थी इसके बारे में। An extended schooling system developed, and arrangements were made for the factory workers and peasants to enter universities. Creches were established in factories for the children of human workers. Cheap public health was provided, model living quarters and set up for the workers. The effect of all this was uneven through since government resources were limited. उसके बाद क्या हुआ कि भी जो है एक बड़े स्तर पर स्कूली सिस्टम को क्या डेवलप किया गया, और जैसे
विशेष तौर पर जो फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले होते हैं, वर्कर्स थे या फिर जो किसान थे, उनको भी क्या है भी किस प्रकार से वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो शामिल हो सकते हैं। तो इस चीज़ के भी ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया था। और उसके बाद क्या किया गया अभी, क्रीचीज वर एस्टेब्लिश्ड इन द फैक्ट्रीज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ ह्यूमन वर्कर्स। और जो महिलाएं थी जो काम करती थी, तो उनके बच्चों के लिए जो फैक्ट्रियों के अंदर क्या है वो जो मतलब बच्चों को जैसे हमारे यहाँ पर आंगनबाड़ी वगैरह बोला जाता, तो वो खोली गई थी भी वहाँ पर। उसके बाद क्या कि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ थी स्वास्थ्य को लेकर, तो उसको क्या काफ़ी सस्ता कर दिया गया। और मज़दूरों के लिए क्या है बहुत ही अच्छे रिहायशी मकानों के लिए क्या बनाए गए। लेकिन इन सारी जो कोशिशें की गई थी वो हम कह सकते थे वो दिस ऑल वाजन इवन काफ़ी मतलब क्या है कि ये सभी जगह से सेम नहीं थे, कहीं पर ज़्यादा चीज़ें प्रयास किए गए थे, कहीं पर काफ़ी कम किए गए थे। और इसका कारण रहा था कि जो रिसोर्स थे गवर्नमेंट के पास वो उनके पास बहुत ही कम थे। उसके बाद हम बात करते हैं स्टालिनिज्म एंड कोलेक्टिवाइजेशन, जो मैंने अभी बात की है कि भाई स्टालिन का सामूहिकीकरण बोला जाता है। द पीरियड ऑफ द अर्लियर प्लान्ड इकोनॉमी वाज लिंक्ड टू द डिजास्टर्स of the collectivization of the agriculture. By 1927 to 28, the towns in the Soviet Russia were facing an acute problem of grain supply. The government fixed prices at which grain must be sold, but the peasants refused to sell their grains to the government buyer at these prices. जो हम बात करते हैं जिस प्रकार से हमने ये प्लान्ड इकोनॉमी की शुरुआत की थी, नियोजित अर्थव्यवस्था की, तो इसमें क्या है भी खेती के जो सामूहिकरण के ऊपर क्या है काफ़ी जब सामूहिकरण जोड़ दिया गया था, तो इसकी वजह से क्या काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में डिजास्टर्स सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। और जो 1927 और 28 का जो समय है उसके में रूस के शहर थे, वहाँ पर जो अनाज थे वहाँ पर ग्रेन, तो उसकी बहुत ही कम सप्लाई हो गई थी, यानी कि बहुत बड़ी हालात हो गए थे, भाई कमी थी उसको दिखाई दे रही थी। उसके बाद क्या है कि भाई जो सरकार ने जो कीमतों को क्या कर दिया था, अब फिक्स कर दिया गया था, लेकिन जो किसान थे उसको बेचने को तैयार नहीं थे भी। स्टालिन, who headed the party after the death of Lenin, introduced firm emergency measures. He believed that rich peasants and traders in the countryside were holding stocks in the hope of the higher prices. Speculation had to be stopped and supplies confiscated. उसके बाद क्या हुआ कि जैसे लेनिन की मृत्यु हुई थी, उसके बाद जो स्टालिन थे उन्होंने पार्टी की कमान संभाली थी और उन्हें लगता था कि भी अमीर किसान और व्यापारी क्या हैं कीमत बढ़ने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे भी। और उसके बाद स्थिति पर काबू पाने के लिए उन्होंने क्या किया, जो है स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाइज कॉन्फिस्केटेड. He believed that rich peasants and the traders in the countryside were holding stocks in the hope of higher prices. Speculations had to be stopped and supplies confiscated. तो उसके बाद क्या हुआ भी, उन्होंने बात की कि भी जो ये व्यापारी है ना, अब उनको तो लग रहा था कि भी वो इकट्ठा कर रहे हैं, तो अगर इसको इकट्ठा करते हैं ना तो इसको जमाखोरी कहते हैं कि भी आप मार्केट में चीज़ों को आने नहीं दे रहे। अब जैसे मार्केट में कोई चीज़ नहीं आएगी तो उसकी एकदम से कीमत बढ़ जाएगी, तो उनको इसी प्रकार की चीज़ लगी कि भी ये इनके पास है, तो इनसे क्या है इसको स्टॉप करना पड़ेगा और उनको क्या सप्लाईज को क्या दुरुस्त करना पड़ेगा, दोबारा से उसको चलाना पड़ेगा, ताकि क्या होगा कि भी जो सप्लाई आने के बाद क्या कीमतें एकदम से थोड़ा सा नीचे आएंगी भी। In 1928, party members turned toward the grain producing area, supervising the enforced grain collectors and raiding kulaks, the name for the well-to-do peasants. उसके बाद क्या हुआ कि 1928 के अंदर जो पार्टी के जो मेंबर थे दूसरे, तो उन्होंने क्या किया कि भैया जहाँ पर अनाज उत्पादन होता था बड़ी मात्रा में, तो वहाँ का दायरा किया और जो संपन्न वर्ग के जो किसान होते हैं रसिया के अंदर उनको कुलक कहा जाता था, और उन्होंने क्या कि भी उनका दायरा किया भी। एज शॉर्टेज कंटिन्यूड द डिसीजन वाज टेकन द कलेक्टिवाइजेशन फर्म्स. इट वाज आर्ग्यूड दैट ग्रेन शॉर्टेज वर पार्टली ड्यू टू ए स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग. After 1970, land had been given over to the peasants. These small-size peasants firm could not be modernized. To develop modern firms and run them along industrial lines were the machineries. It was necessary to eliminate kulak, the way away land from the peasants, and establish state-controlled large firms. उसके बाद क्या हुआ है, जो है पार्टी टू द स्मॉल साइज, उन्होंने कहा कि भी ये जो हुआ ना, इसका जो सबसे बड़ा कारण क्या है कि भी जो है खेत होते हैं वो छोटे छोटे हैं, जो प्रोडक्शन की बात हम कर रहे हैं वो काफ़ी कम रहा, तो इसका कारण है कि भी खेतों का हमारे पास क्या छोटे छोटे हैं। उसके बाद 1917 की ज़मीन किसानों को सौंप दी गई थी
फसलों पर ज़्यादातर किसानों के पास छोटे छोटे खेत थे जिसमें वो आधुनिकीकरण नहीं कर सकते। हम पहले ही बता चुके हैं इसके बारे में कि भी अगर आपके पास लैंड छोटी है तो उसके बाद क्या वहाँ पर टेक्नोलॉजी लगाना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी काफ़ी मुश्किल कार्य होता भी। आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए खुलकों को सफाया करना था। किसानों से ज़मीन छीनना और राज्य नियंत्रण यानी सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना बहुत ही ज़रूरी बना गया था। अब क्या था कि ये जो लैंड होल्डिंग थी छोटी छोटी थी उनके पास, अब उनको इकट्ठा करना बहुत ही ज़रूरी समझा उन्होंने। और इसी को बेस को क्या कहा जाता है कि हम कलेक्टिवाइजेशन किया गया, सामूहिकरण किया गया। किसानों को बोला गया कि भी आप आएँ, एक साथ बैठ कर एक साथ खेती करें और जो प्रॉफिट होगा उसको आप इक्वली बांट लेंगे भाई। What followed was Stalin's collectivization program. From 1920 to 29, the party stopped all peasants to cultivate in the collective farms. The bulk of land and implements were transferred to the ownership of the collective farms. Peasants worked on the land and the kolkhoz profit was shared. उसके बाद हुआ भी स्टालिन का सामूहिकरण, जिसकी हमने बात की थी 1929 में जो शुरुआत हुई थी। किसानों को जो सामूहिक तौर पर जो खेती की जाती थी जिसको कोलखोज कहा जाता है, ठीक है, काफ़ी बड़ा एरिया होता है जिसमें क्या है आज के समय में जो अप्रोक्सीमेटली डेफिनेशन की बात करूँ मैं तो ये लगभग 6000 हेक्टेयर की भूमि होती है जहाँ पर जो लोग इकट्ठा सामूहिक रूप से उस पर कार्य करते हैं भाई। Peasants worked on the land and kolkhoz profit was shared. Enlarged peasants resisted the authorities and destroyed their livestock. Between 1929 and 1931, the number of cattle fell by 1/3. Those who resisted collectivization were severely punished. Many were deported and exiled. As they raised collectivization, peasants argued that they were not rich and they were not against socialism. They merely did not want to work in the collective firms for a variety of reasons. Stalin government allowed some independence cultivation but treats it as a cultivator unsympathetically. उसके बाद क्या हुआ, जैसे हमने बात की है जो एक खोल खोज थे भी उसका मुनाफा आप लोग आपस में बांट लेंगे, तो इस जो है फैसले से क्या हुआ, जो किसान थे वो थोड़ा सा काफ़ी बड़ी मात्रा में वो क्या है नाराज़ हो गए और उन्होंने नाराज़ में क्या किया दिया भाई, अपने जानवर थे उनको ख़त्म करना शुरू कर दिया। और 1929 से 31 के बीच जो थी ये संख्या थी जो जानवरों की वो 1/3 कम हो गई थी। उसके बाद जो है कलेक्टिवाइजेशन का जो विरोध करने वाले जो लोग थे उनको सख्त से सख्त सज़ा दी गई। बहुत सारे लोगों को क्या कर दिया गया, उनको वहाँ से डेजर्टेड कर दिया, एक्साइल कर दिया, या तो उनको देश से निकाल दिया या जेल में डाल दिया भाई। और इसके अलावा जो है लोग इसको विरोध कर रहे थे उनको कहने लगे कि वो विरोध करने वाले जो किसान थे उनका कहना था कि वो ना तो अमीर हैं और ना वो समाजवाद के विरोध हैं, लेकिन वो बहुत सारे अन्य कारण हो सकते हैं जिन कारणों से वो क्या है कलेक्टिवाइजेशन को क्या पसंद नहीं करते। इस वजह से क्या सरकार ने कुछ कलेक्टिवाइजेशन को छोड़कर कुछ मतलब सिंगल तरीके से वो खेती करने के लिए इजाज़त दे दी गई थी, लेकिन वो क्या है उनको जो सरकार देखती थी मतलब उनके किसानों के प्रति कोई ख़ास मदद उन्होंने की नहीं। In spite of collectivization, production did not increase immediately. In fact, the bad harvest of 1930 to 33 led to the one most disastrous famine in the Soviet history when over 4 million died. तो सामूहिकरण की जो हम बात कर रहे हैं इसमें जो उत्पादन है वो एकदम से कहीं ऐसे नहीं बढ़ा कि भी एकदम से बढ़ गया। इनफैक्ट क्या हुआ, इसकी दूसरी स्थिति रही है कि 1930 और 33 के बीच में एक बहुत भयंकर जो अकाल आने की वजह से जो 4 मिलियन लोग थे उनकी मृत्यु हुई भी। Many within the party criticized the confusions in the industrial production under the planned economy and the consequences of the collectivization. Stalin and his sympathizers shared these criticisms with the conspiracy against socialism. Accusations were made throughout the country, and by 1939, over 2 million were in the prison or labor camps. Most were innocent or the crimes, but no one spoke for them. A large number of were forced to make false confessions under torture and were executed. Several among them were talented professionals. उसके बाद क्या हुआ कि जो पार्टी में जो बहुत सारे नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या था औद्योगिक उत्पादन में जो पैदा होने वाले जो भ्रम थे, उसके बाद सामूहिकरण के परिणामों की जो आलोचना करने लगे लोग, और जब वो आलोचना हुई तो उनके जो स्टालिन था और उनके सहयोगियों ने इनके ऊपर क्या है साजिश करने का आरोप लगाया कि भी ये समाजवाद के खिलाफ एक साजिश कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, और इसी वजह से उनको बेचारों को पकड़ भी लिया गया। और 1939 तक आते जो 20 लाख से भी ज़्यादा लोग थे या तो उनको जेलों में डाल दिया गया था। और इसके अलावा क्या है कि उनको क्या है जो श्रम शिविर होते थे उनके अंदर डाल दिया जाता था। तो बहुत सारे तो ऐसे लोग थे जिन्होंने कोई क्राइम नहीं किया था, इनोसेंट थे बेचारे सारे के सारे, और ज़बरदस्ती से उनको टॉर्चर करवा के उनसे क्या है अपराध स्वीकार करवाया जाता था और इस बेस के ऊपर उन बेचारों को मार दिया जाता था। और कई तो ऐसे प्रतिभाशाली भी थे जिसके पास टैलेंट था बहुत ज़्यादा,
लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं था भाई। हमारा छोटा सा ये टॉपिक रहता है। बाकी हम इसको पढ़ ही लेते हैं तो ही ठीक है। आज ये हम इसको पढ़ ही लेते हैं, छोटा सा हो रह गया ये। मैं इसको वैसे ही बता देता हूँ मोटे तौर पर आपको, वरना हमें एक और वीडियो बनानी पड़ेगी कि भी ये ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑन द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ दी यूएसएसआर। जो यूएसएसआर रहा है तो उसने क्या है, तो रूस की क्रांति ने हमारे ऊपर मतलब विरासत के रूप में हमें क्या छोड़ के गई है वो बताने का प्रयत्न किया गया भाई। तो हम इसको मोटे तौर पर ही पढ़ेंगे, इसको पूरा डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे। जो मोटी सी बात हम वो बात करते हैं इसके अंदर। यहाँ से बात करते हैं। इन मैनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टीज वर फॉर्म्ड लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। द बोल्शेविक एनकरेज colonial people to follow their experiment. Many non-Russian forums outside the USSR participate in the Conference of the People of the East, and the Bolshevik founded Comintern and International Union of pro-Bolshevik socialist parties. Some received education in the USSR Communist University of the Worker at the East. By the time of the outbreak of the Second World War, the USSR had given socialism a global face and world status. उसके बाद ये बात की गई ना, तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि भी बहुत सारी जो चीज़ें थी, कम्युनिस्ट पार्टियों का जो है गठन इसके बाद जो शुरू हुआ था, जैसे इंग्लैंड की कम्युनिस्ट पार्टी है, ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। उसके बाद बोल्शेविकों ने क्या किया, उपनिवेशों की जनता को उनके रास्तों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया। और उसके बाद जो यूएसएसआर के अलावा बहुत सारे जो कंट्रीज़ थे, जिसमें क्या है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट और बोल्शेविक द्वारा बनाए गए जो है कम्युनिस्ट जो लोग थे, उससे एक अंतर्राष्ट्रीय जो है संस्था का एक हिस्सा बन गए। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर ऑफ द ईस्ट में भी शिक्षा ग्रहण की गई। और इसी बेस के ऊपर फिर जब दूसरा जो वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, तो एक मतलब क्या कि उस वर्ल्ड वार के अंदर क्या है, जो समाजवाद था वो पूरे के पूरे विश्व के अंदर एक मतलब एक आईना दिखाने के लिए वो तैयार था भाई। It by 1950 acknowledged within the country that the style of government in USSR was not in keeping with the ideas of Russian Revolution। मैं वैसे बता देता हूँ आगे की ओर, लेकिन जो है भी आगे की ओर बात करते हैं कि भी जो 50 के दशक तक देश के भी भीतर कई लोग यह समझने लगे थे कि भी सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। उसके बाद जो आंदोलन में भी बहुत सारे जो समाजवादी आंदोलन रहे हैं, वो इस बात को भी मान लिया गया था कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, और एक यह पिछड़ा हुआ एक बहुत ही मतलब पिछड़ा हुआ देश बनता चला गया है। उद्योग और खेती थे वो विकसित हो चुके थे और गरीबों को भोजन मिल रहा था, लेकिन वहाँ के नागरिकों को कई तरह की और अन्य जो है लिबर्टी चाहिए होती थी वो नहीं थी। और जो विकास की परियोजनाएं थी उनको लग रहा था कि ये जो बनाई गई हैं ये पॉलिसीज़ क्या है, ये रिप्रेसिव, उनको दमनकारी लग रही थी। और जो है जो 20वीं शताब्दी की बात करते हैं उसके अंत तक समाजवाद के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय सतर पर जो है यूएसएसआर की प्रतिष्ठा काफ़ी कम रह चुकी थी। हालांकि वहाँ के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों को सम्मान करते थे, लेकिन एक देश के अंदर समाजवाद के बारे में विविध प्रकार के जो व्यापक पुनर्विचार क्या थे वो आप आते चले जा रहे थे। बस भाई बड़ी मुश्किल से हुआ है चैप्टर, इतना बड़ा है, पूछे मत।